अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। ये तकरीबन एक चमत्कार ही है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऑपोजिशन से ना सिर्फ दरखास्त की है, रिक्वेस्ट की है कि वो इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत से मुज़ाकरात करें। इससे पहले आप असेंबली का माहौल हम देखते रहे हैं। असेंबली का माहौल एक इंतहाई कशीदा माहौल रहा है हमेशा से, जिसमें एक दूसरे पर गालम गलोच, किताबें चलती हैं, गालियां दी जाती हैं, तनकीद होती है, बॉयकॉट्स होते हैं, वॉकआउट्स होते हैं। आज ऑपोजिशन ने बड़ी खामोशी से यह तकरीर सुनी। यह भी अपने अंदर एक खबर बन गई। खबर यह चल रही थी कि ऑपोजिशन ने इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तकरीर खामोशी से सुनी। यह भी एक खबर है। दूसरी खबर यह थी कि ना शहबाज शरीफ साहब, ना शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ना ख्वाजा आसिफ साहब, इनमें से कोई भी आज के इजलास में मौजूद नहीं था। जरा इसके बैकग्राउंड में चले जाएं। बैकग्राउंड यह था कि ऑपोजिशन कहती थी कि इस इजलास में इस बजट को पास नहीं होने देंगे। बजट पास हो गया। दूसरा, जब शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का मामला आया, और ये अच्छी बात है, ये अच्छी रिवायत है, यहां से बात हो वहां सुनी जाए, वहां से बात हो तो वहां सुनी जाए, ये रिवायत बुरी नहीं है। लेकिन बयानबाजी की वजह से, बयानबाजी जो मैं आपको बता रहा हूं उसकी वजह से ये तमाम चीजें खबरें बन गई। फिर आज बिलावल भुट्टो और शाह महमूद कुरैशी साहब भी आमने सामने आ गए। जरा सुनिए इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या कुछ। ये भी एक माहौल था आज असेंबली का। इसको देखकर लगा कि शायद आज असेंबली का इजलास नहीं चलेगा। आज बिलावल साहब ने भी यूं करके कहा कि नहीं चलने दूंगा अगर मेरी तकरीर हुई, लेकिन फिर पुरसुकून इजलास हो गया। अब सवाल यह है कि ऑपोजिशन गायब थी, ऑपोजिशन के रहनुमा मौजूद नहीं थे। क्या वजह थी? क्या बैकग्राउंड में अरेंजमेंट हो गया था, जो हो जाता है अमूमन, लेकिन इससे पहले पासदारी नहीं हुई, इस दफा पासदारी भी हुई है। क्या अरेंजमेंट हो गया था कि मामलात बेहतर तरीके से चलेंगे? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं आए, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इसलिए नहीं आए कि आज FIA में उनकी पेशी थी। यह बात कल नून लीग की जानिब से कही गई। जरा हम अपने रिपोर्टर बाबर खान से बात करते हैं कि आज उनकी पेशी में हुआ क्या है, क्योंकि इतना अहम इजलास, कल बजट की तकरीर उसमें नहीं, बजट पास हुआ, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं थे। आज इतना अहम इजलास था जिसमें बिलावल साहब ने आज फिर शिकवा किया। जरा पहले बिलावल साहब का आज का शिकवा सुन लें कि उन्होंने इनडायरेक्टली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की क्या बात की। उसके बाद जरा रिपोर्टर से बात करते हैं कि आज की पेशी में हुआ क्या। कुछ मेंबरान ने बहुत मेहनत की इस बजट। हमारे मेंबर्स के में बहुत मखतूम जमील पटियारी से आया था, उसका खानदान में एक फौतगी हुआ। आखिरी फ्लाइट पकड़ के जरूर इंश्योर किया कि मैं इधर हूं ताकि मैं इस बजट पे अपना शिरकत करूं। एहसान मिजारी साहब कश्मीर MNA, उसका खानदान में फौतगी हुआ है, उसके बावजूद वो इधर तशरीफ ले आया था। मैं अपना वालिद को, सदर जरदारी साहब को शुरू से लेके एंड तक इधर बिठाया था। वो बीमार हालत में है, आपको खुद शायद आप यू कुड ऑब्जर्व दैट। जनाब स्पीकर, हम इस प्रोसेस को बहुत सीरियसली लेते हैं। जी, इसमें बिलावल साहब का शायद वो चंक रह गया जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपोजिशन के लोगों को, यानी शहबाज शरीफ साहब को भी यहां होना चाहिए। हमारे साथ बाबर खान हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं कि कैसी गई पेशी शहबाज शरीफ साहब की FIA के सामने। बाबर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम काशिफ भाई। सर, क्या बना पेशी में शहबाज शरीफ साहब का? काशिफ भाई, शहबाज शरीफ साहब की तो आज FIA में पेशी नहीं थी। उनको तो 22 जून को तलब किया था और वहां उनसे सवाल जवाब किए गए थे। उसके बाद 24 जून को हमजा शहबाज शरीफ को बुलाया गया था। हमजा शहबाज को आज भी तलब किया गया था। आज तो पेशी हमजा शहबाज शरीफ साहब की थी, और अभी तो नई डेट का अनाउंस ही नहीं किया FIA ने कि मियां शहबाज शरीफ साहब को कब बुलाना है। हमजा शहबाज शरीफ आज आए थे FIA के दफ्तर, वो पेश हुए हैं। उसके बाद वो जो सवालात मुतमईन नहीं कर सके अपने जवाब से, मियां शहबाज शरीफ साहब की तो आज पेशी ही नहीं थी। सर, लेकिन कल यहां पर तलाल चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा जानबूझ के ऐसे दिन पेशी रखी गई है जिस दिन शहबाज शरीफ साहब को असेंबली में होना चाहिए, वो ताकि असेंबली ना पहुंच सकें, इसलिए ये सुन लें जरा। मैं आपके लिए भी है, बाबर और अतारर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, फरूख हबीब साहब भी हैं। सुनिएगा क्या कहा था तलाल चौधरी साहब। सुबह आपकी FIA ने 10 बजे बुलाया, जैसे आपने फरमाया है कि किसी वकील को भेज दें। हमने ये बड़ी दफा रिक्वेस्ट की है, हमारा वकील जवाब देने जाता रहा है, लेकिन क्योंकि आपका मकसद सिर्फ ये है कि हमें या पूरी हाउस में कंट्रीब्यूट ना करने दिया जाए, वो इसलिए आपने नोटिस, हमने तो उनको जिस दिन पहले टाइम दिया उस दिन के बाद भी कहा है कि ये कम से कम जून निकाल लेना जी। आप जून के बाद आप 1 जुलाई को बुला लीजिएगा। मुस्लिम लीग नून तो कहती रही कि आज पेशी है शहबाज साहब की, FIA बुलाया गया, तो आप कह रहे हैं FIA बुलाया ही नहीं उनको आज।
काशी भाई, बड़ी हैरानकुन बात है। तलाल चौधरी साहब बिल्कुल उनकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है कि मियां शहबाज शरीफ साहब को बुलाया ही नहीं गया। वो आज हमजा शहबाज शरीफ साहब की पेशी थी, जिनको 24 जून को भी बुलाया गया था, उसके बाद आज फिर दोबारा बुलाया गया था। और मियां शहबाज शरीफ साहब को तो FIA ने अभी बुलाया ही नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि जब ये 22 जून को पेश हुए थे, इनसे तहकीकात की गई थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि नई डेट का ऐलान बाद में किया जाएगा, जिसका अभी तक ऐलान नहीं किया गया। इस तरह मियां शहबाज शरीफ साहब को तो आज FIA ने कतई तौर पर तलब ही नहीं किया था। उनके आने की बात तो एक तरफ, और आज पेश हुए हैं हमजा शहबाज शरीफ, वो पेश हुए हैं, और मियां साहब तो आज उनको बुलाया ही नहीं गया। साहब ये कह रहे हैं नहीं बुलाया गया था। बहुत शुक्रिया बाबर खान साहब के हमजा शहबाज शरीफ पेश हुए। तारड़ साहब, ये तो वजह कल तलाल साहब और बाकी ये रहे कि आज इसलिए शहबाज साहब इजलास में नहीं आएंगे। बिलावल साहब भी बोलते रहे कि आज पेशी FIA के सामने 10 बजे सुबह का वक्त भी बताया उन्होंने कि बुलाया हुआ है। आपको पता चल रहा है कि आज तो उनकी पेशी, आज पता लगा उनकी पेशी कोई नहीं। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, बहुत मेहरबानी। तलाल चौधरी साहब, और आपने बाकी कहा, मैं भी कल एक टॉक शो में 8 बजे कल मौजूद था, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं ये FIA के मैटर को खुद डील कर रहा हूं। मैं आज FIA भी गया हुआ था। मैं कल इस्लामाबाद में इजलास की प्रोसीडिंग्स भी कवर की, और उसके बाद मैं कल रात रवाना हुआ, और मैं आज सुबह FIA हमजा शहबाज साहब के साथ गया। आज शहबाज शरीफ साहब की कोई पेशी नहीं थी, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और कल 8 बजे मैंने एक टॉक शो किया सर, लेकिन तो फिर तलाल साहब को किसने बताया होगा आपके ख्याल में कि आज 10 बजे शहबाज साहब की पेशी है? और अगर पेशी नहीं मेरा थी, ख्याल है उनको गलती लगी है। और अगर पेशी नहीं थी तो इतने अहम इजलास में आपके ख्याल में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैंने कल भी ये बयान किया था। देखिए, वो लाहौर से निकले पीर वाले दिन, जब वो लाहौर से निकलते हैं तो रस्ते में वो पहुंचे थे कोई भेरा के करीब, तो उनको इतला दी गई कि उनके तायाजाद भाई, और वो उनके हमजुल्फ भी थे, और उनके करीबी दोस्त भी थे, मियां तारिक शफ। हाँ, वो हो गया जी, उनका कुल था, इंतकाल हुआ, बैठे कल की दलील दी गई। देखिए तारिक साहब, कल की दलील ये दी गई कि आज कुल था, इस वजह से वो नहीं आ पाए, या नहीं करने देंगे? नहीं सर, ये तो वही रिपीट हो जाएगा ना। करने देंगे। मैं थोड़ी आपको बैकग्राउंड बता दूं ना काशिफ भाई, किसी की कमी के ऊपर हम एनालाइज ना करें। नहीं, मैं ये कुछ और बात कर फॉरगेट इट ना, मतलब ये एक सेकंड रुक जाए, मेरी बात सुन लें आप, मेरी बात सुन के फैसला कर लें। मैं किसी की मौत को सियासत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कल की बात इसी वजह से किसी ने कंप्लेन नहीं की या कोई बात नहीं की कि जी कल आज कुल है, हमजा शहबाज साहब वहां जाएंगे, इस वजह से वो आज के इजलास में शरीक नहीं हो पाए। बात ठीक। अगले दिन की दलील ये दी गई कि वो FIA के इजलास में पेश होने जा रहे हैं, और FIA का FIA के साथ, सर मैंने आपको सुना दिया, मैं दोबारा बता रहा हूं। ओ सर, किसी एक बंदे ने दी होगी ना, गलती लग सकती है, इंसान है, ऑब्वियसली उसको गलती लगी हो गए। आज के इजलास में ही इज आल्सो पॉलिटिशियन, ही इज अ फैमिली मैन। मेरा भी क्लिप चला दे कल, मैं आपको एक क्लिप भेजता हूं, कल एक्सप्रेस टीवी का चला दें, इसके बाद मैंने कल क्या कहा है। ठीक, तो आपका ख्याल है कि आज के इजलास में ना आना भी उसी डेथ के साथ लिंक्ड है? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है, मैं इसको कंफर्म कर रहा हूं। देखिए, आपको यह बात समझना होगी कि जब वो मरी में कोई प्लान करके तो नहीं फौत हुए ना तारिक शफी साहब, कि मैं मरी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाऊं, मैं प्लान करके बजट के दौरान फौत हो जाऊं। वो बैठे बैठाए उनको हार्ट अटैक हुआ मरी में। अब शहबाज साहब का उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये जो फर्स्ट कजन्स हैं, तायाजाद भाई हैं, हमजुल्फ भी हैं, बेगम उनकी यहां है नहीं। उसके अलावा इनकी एक उम्र भर की दोस्ती थी, बहुत करीबी ताल्लुक था। अब इधर इशू ये है, जी की भी चला देता हूं, बाकी सूबों से भी आज लोग आए हैं, उन्होंने खुद रिसीव किया है। अच्छा, और मेरी चले ये मैं ऑन एयर बात कर देता हूं। शहबाज शरीफ साहब मोटरवे पे थे, उनकी मुझे कॉल आई, मैं पार्लियामेंट हाउस में बैठा था, उन्होंने मुझे पूछा कि जी ये हो गया, मुझे बताएं मैं क्या करूं। एंड बहुत गमजदा थे, बहुत वो आपदीदा हो गए बात करते हुए। तो मैंने कहा कि जी ये ऐसा मामला है, एवरीबडी विल अंडरस्टैंड, मेरा ख्याल है आपको वापस मुड़ जाना चाहिए। सर ये बात तो समझ आती है, ठीक है, ये बात सेटल हो गई, ये बात सेटल हो गई। आप कह रहे हैं कि लेकिन जब आपसे पूछे मुझे बताएं मैं क्या करूं, इसका मतलब वो दो ऑप्शंस के दरमियान में से कोई एक ऑप्शन लेना चाहते थे, या तो आ जाऊं या ना हूं। आपने कहा ना आए, यानी आ भी सकते थे, लेकिन डेथ इतनी करीबी थी कि उनका उधर पहुंचना जरूरी था, समझ आ गई। लेकिन अब जबकि कल कुल भी हो गए, आज तो असेंबली के इजलास में तशरीफ लाया जा सकता था, आज की दिन के लिए, एक दिन के लिए, क्योंकि एक दिन का बुध है, आज मेरी सर बुध ही है सर, कल वापस चले आज, आपको वापस चले 3 दिन का सोग, तो इस्लाम में भी 3 दिन का सोग है। अच्छा। मतलब अब अगर वो अकेले हैं यहाँ पे
और वो अब उनके पास सोगवारान अब आ रहे हैं, बाकी लोग ताजियत करने वाले सोगवारान भी उनके साथ, बाकी जो उनके मैंने ये भी मान लिया आपकी बात, चले इस पे भी आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफर किया और ऑफर किया है, मुज़ाकरात की रिक्वेस्ट की है। एक तो टोन में इतनी बड़ी तब्दीली प्राइम मिनिस्टर साहब की, अपनी तकरीर में बड़े केयरफुल रहे कि कहीं मैं इनको चोर डाकू ना कह दूं, कहीं यानी मामला पीछे खाने कहीं ना कहीं मामला तय हुए होंगे कि ये बात नहीं करनी, इनके खिलाफ ये नहीं करना, क्योंकि जो खबर आई स्पीकर के कमरे में इजलास हुआ उसमें कहा गया कि अगर ये करेंगे तो फिर रोला पड़ेगा अगर उन्होंने पर्सनल अटैक किया। अब ये जो कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस्लाहात करें, उसका तरीकाकार क्या होगा? कि बिलावल साहब ने तो कहा हुकूमत का इस्लाहात पे रवैया गैर संजीदा। नहीं देखिए, बात यह है, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके उन्होंने इनको मुज़ाकरात की दावत दी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। और आपके इल्म में इस मुल्क की तारीख है, जो इलेक्शन हुआ हर इलेक्शन के बाद जो है वो धांधली का शोर मच जाता है। और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अगर आज बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और इन्हें कहा है कि अपोजिशन उसके अंदर अपनी तजावीज़ लेकर आना चाहती है, मुस्बत तजावीज़, तो उसको भी हम सुनने के लिए तैयार हैं, उसको भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हैं। तो जो एक इनकी तरफ से गिला आता था, जी वज़ीर आज़म साहब नहीं हमें कहते, जी वज़ीर आज़म साहब को बात कहनी चाहिए, तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? वज़ीर आज़म साहब ने खुद कर दी। लेकिन बिलावल साहब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को कमजोर कर रहे हैं, इस्लाहात पर रवैया गैर संजीदा। देखें, वो तो फिर एक सियासी बयानबाजी रह जाती है ना। ये इंडिकेट करता है आपको कि ऑपोजिशन नहीं आएगी आपके पास। देखें, अल्टीमेटली इंतखाबी इस्लाहात जो है वो किसने करनी है? इस पार्लियामेंट ने करनी है, पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों ने करनी है। सेनेट के अंदर जो बिल मौजूद है, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मौजूद है, वहाँ तमाम पार्टियों की जो नुमाइंदगी मौजूद है, वहाँ बात हो सकती है। आज आप ये देखें कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे थे उस वक्त भी फ्रंट डेस्क तो खाली पड़ा था, ऑपोजिशन लीडर भी मौजूद नहीं थे। जो भी ये वजूहात बता रहे हैं उस वजूहात के ऊपर जो है वो बिलावल ने पता नहीं खुल के आज जो है काफ़ी सारी बातें की, आपने अपने इंट्रो के ऊपर भी बयान किया जो भी वजूहात थी, लेकिन उसके बावजूद इनकी बाकी लीडरशिप भी जो है वो मौजूद नहीं थी। जबकि हमने इनकी तकारीरें बशमूल जब शहबाज शरीफ की तकरीर हुई उस सारे मामले के बाद हमने सुनी, उनको तकरीर मुकम्मल करने का मौका मिला, इनकी बाकी लीडरशिप की तरीकें भी हमने उसी तहम्मुल के साथ, उसी पेशेंस के साथ सुनी है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ना सिर्फ वज़ीर आज़म साहब ने आज इस्लाहात के हवाले से बात की, बल्कि उन्होंने जो वे फॉरवर्ड है, चाहे वो खारजा सतह पर हो, अफगान अमन का मामला हो, अमरीका के हवाले से अफगानिस्तान के अंदर जो इनखला है उसके ऊपर भी उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट फ्राहम की है। और मुल्क की मैशियत के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, आम आदमी के हवाले से उसका तयन किया। ठीक, मैं जरा, क्योंकि लीडरशिप गायब थी ऑपोजिशन की, मैंने कहा आज मैं जैसे ओपनिंग में कहा कि यह भी खबर बन गई कि इजलास खामोशी से हुआ, वजीर आजम की तकरीर सुनी गई, खबर थी। शहबाज साहब और कौन कौन गैर हाजिर था यह भी खबर बन गई। चौधरी मंजूर साहब, सबसे पहले तो यह बताएं कि हुकूमत ने जो आपको इस्लाहात की ऑफर की है, मान रहे हैं इस ऑफर को, बैठेंगे टेबल पर, या बिलावल साहब की तकरीर सुनकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर तो नहीं लगता कि ये ऑफर सीरियसली ली गई है? नहीं, मसला ये है कि इन्होंने कब ऑफर की है? जब सेनेट में गया है बिल, उससे पहले ऑर्डिनेंस पास करते हैं, फिर उसके बाद बिल को, सर इससे पहले भी ऑर्डिनेंस पास हो चुके हैं, फिर भी रिव्यू किया गया है। अगर ये महीना बाद हो जाता, आप जो कर रहे हैं, तो कौन सी इतना सुबह इलेक्शन हो रहा था, क्या प्रॉब्लम क्या था इतनी जल्दी और इतनी जल्दी बुलडोजर? सो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ना समझिए, मतलब ये गलबात आगे नहीं चल सकती। नहीं, क्यों नहीं चल सकती? लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट क्लीन हैंड्स के साथ आई मुज़ाकरात करने के लिए या किसी मजबूरी के तहत आई है? अगर तो क्लीन हैंड्स के साथ आती तो वहां पर इंतखाबी इस्लाहात में मजबूरी क्या हो सकती है? चौधरी साहब ये बता दें। बन सकती थी, नहीं वहां पे कमेटी बन सकती थी ना, स्पेशल कमेटी बन सकती थी, सिलेक्ट कमेटी बन सकती थी। ये कोई ऑर्डिनरी बिल नहीं है। तो सर ये असेंबली में अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो उनको कहें कि जी एक सिलेक्ट कमेटी बनाए और वो कमेटी फैसला कर दे। कोई भी बातचीत आगे तभी चलेगी ना जब एक दोनों साइड से कोई सीरियसनेस नजर आएगी कि दोनों इस कानून साजी को करना चाहते हैं। नहीं, अगर तो पीटीआई अकेली ने इलेक्शन लड़ना है फिर तो ठीक है। अगर सभी जमातों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, इलेक्शन कमीशन को इस पे एतराज है जो कुछ आप करने जा रहे हैं। आप समझते हैं कि इस मुल्क में मशीनों की वजह से धांधली रुक जाएगी? इस मुल्क में मशीनें धांधली करती हैं या नहीं करती? इंडिया के अंदर मशीनें थी, जब मशीनें नहीं थी तब भी धांधली नहीं होती। तो असल इशू ये है कि इसको आप मुझे चौधरी साहब आपकी बात बिल्कुल तो ऑन द होल उसी वक्त होगा ना जब आप टेबल पर बैठ के कहेंगे ये मसाइल हैं। टेबल पर आप कहें जी आपकी
आपकी कनपटी पे बंदूक रख दी, आप टेबल पे बैठे, इस तरह से तो नहीं होगा। क्या जल्दी क्या थी? मुझे आप चलो इनको क्या मुझे एक्सप्लेन कर दें कि ये इसमें जल्दी थी। अगर ये बिल पिछली असेंबली के सेशन में पास ना होता तो कुछ पता नहीं क्या हो जाना। बट चौधरी साहब, मुझे आपकी बात ऑनेस्ट बताऊं, आप भी उन लोगों में से हैं जो कहते हैं इस मुल्क के तरीकाकार बेहतर हो, निज़ाम बेहतर हो, इलेक्शन साफ हो, इदारे अपने अपने हदूद में रहें, एक ऐसा निज़ाम मौजूद हो जो जिसके तहत फेयर इलेक्शन हो। ये सब हम पीपल्स पार्टी का तो आपका तो रोना ही है कि हमें तो 88 से कभी इलेक्शन फेयर नहीं मिला। आज सब ये जी, आज ये बात हो रही है कि आप सारे बैठ जाएं, फैसला कर लें इलेक्शन कैसे करना। वो आप कहें हाँ हम बैठने को तैयार हैं, आप तो दलील सारी वही दे रहे हैं कि जब हम बैठने को तैयार नहीं है। आपकी तो हर बात का मतलब ये है कि हम बैठना नहीं चाहते। ये नहीं इशू है, कौन नहीं बैठने के लिए आप, मसला ये है कि आप कब बैठना चाहते हैं। सर ये तो आप लोग आपस में बैठ के फैसला करेंगे ना। ऑर्डिनेंस रात के अंधेरे में पास करते हैं, फिर आप बुलडोज करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि बैठते हैं। सर ये तो वही बात हो गई। आप जमहूरियत की बात करें, कोई आपसे कहे जनाब आपसे तो बात जमहूरियत की नहीं हो सकती, आपने तो बलूचिस्तान हुकूमत गिरा दी थी, आपने संजरानी को चेयरमैन सेनेट बना दिया था। ये तो आर्गुमेंट ही नहीं है ना। नहीं, हमें समझाएंगे जिन्होंने 125 लोगों के साथ 18वीं कमीन कर दी थी, एनएफसी अवार्ड कर दिया था। हमें समझाएंगे कि पार्लियामानी तरीका क्या है, कब मुज़ाकरात होने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब हमें कहें वो वो ये कह रहे हैं, वजीर साहब ये कह रहे हैं, चौधरी साहब वजीर साहब ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि आपका तो हमेशा से आर्गुमेंट ये था कि प्राइम मिनिस्टर तो बात ही इस तरह करता है, वो तो बात हुकूमत करना नहीं चाहती। अब वजीर आजम ने आके रिक्वेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया कि मैं दरखास्त करता हूं ऑपोजिशन से आए बैठे, जो आपकी तजावीज है वो दे दें। अगर वो रूल आउट नहीं कर रहा, मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा कि नहीं बैठेंगे, लेकिन मैं आपको जो इस वक्त की सूरत हाल है वो बता रहा हूं कि ये गवर्नमेंट अपने पांव पे कुल्हाड़ियां कैसे मारती। जो काम सीधे तरीके से हो सर पिछले 20 दिनों से तो कुल्हाड़ियों की बात हो रही थी ना कि देखें ये तरीका नहीं है, और सब आपसे एग्री कर रहे थे कि ये ऑर्डिनेंसेस के जरिए कानून साजी का तरीका नहीं, सब एग्री कर रहे थे। अब वो कहते हैं चले ऑर्डिनेंस साइड पे कर दें, आए बैठ के बात कर लेते हैं। आप उसके नहीं हो सकता ना, जब आप कर दें ऑर्डिनेंस तो फिर आप साइड पे कैसे करते हैं? ऑर्डिनेंस हुआ या नहीं हुआ, इस पे कौमी असेंबली से पास करवाया कि नहीं करवाया, एक दिन के अंदर झटके से पास करवा ली और वहां पे मुज़ाकरात। आपकी तरफ से इनकार है, आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते? नहीं, मैंने ये नहीं कहा सर, आप यही कह रहे हैं और कुछ क्या कह रहे हैं आप? सूरत रख रहा हूँ कि आपसे मैं पूछ रहा हूँ सर, आपने खुर्शीद शाह के खाने पे जाना, आप कहते हैं मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे पास मेरा मुंह लाहौर की तरफ है। जब मैं कहता हूँ फिर आप नहीं जा रहे। यार मैं ये तो नहीं कह रहा, गुम रह गई है, सारा कुछ हमने कर लिया है, आए मुज़ाकरात करे, कर रहे नहीं कर रहे ना करें। तो इलेक्शन आपके ख्याल में ऐसे ही होने चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब। वो कहते हैं इलेक्शन फिर जिस तरीके से हो रहे हैं उसी तरीके से होने चाहिए। एक ब्रेक ले लें। तारा, आप भी बता दिएगा कि आपकी पार्टी पोजीशन क्या है इस वक्त। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको ऑफर किया है, दरखास्त की है कि आएं और इस चीज को ठीक करने के लिए बातचीत करें, उस पर आपकी पोजीशन क्या है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से आज दरखास्त की गई है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी इंतखाबी इस्लाहात पर बैठकर कोई फैसला, कोई रास्ता निकाला जाए कि इंतखाबात शफाफ हो सकें और बेहतर हो सकें। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, आज प्राइम मिनिस्टर की अल्फाज की जुबान से रिक्वेस्ट का लफ्ज सुना गया, दरखास्त की है उन्होंने ऑपोजिशन से कि बैठकर मसले इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर रास्ता निकालें। आपके ख्याल में गुंजाइश मौजूद है उसकी कि हुकूमत के साथ बैठकर कम से कम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जा सके? देखिए, अगर आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट करनी थी तो ये बहुत अच्छा होता कि उस दिन ये बिल जो है ये बिलडोज ना किया जाता और उससे पहले उसको लेजिस्लेट करने से पहले जो है वो बात की जाती। अब वो बिल जो है वो तो सेनेट में जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास पड़ा है, लेकिन अब अपोजिशन का मौकफ ये है कि आइन के आर्टिकल 219 के तहत 219 के तहत इलेक्शन को फ्री फेयर करवाना जो है ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। तो क्यों ना जो भी तरीके हैं जो समझते हैं गवर्नमेंट भी और दूसरी पार्टीज भी कि जी इस तरह से इलेक्शन शफाफ हो सकता है, फ्री फेयर हो सकता है, तो वो वहां पे बैठ के जो है वो बात की जाए। ये अपनी तजावीज दें, बाकी लोग अपोजिशन अपनी तजावीज दे और जो कंसेंसस हो वो आगे पार्लियामेंट में लेजिस्लेट हो जाए। तो ये मुज़ाकरात कहां पे हो राणा साहब?
जी ये आप लोग किसी कमेटी की बात, माफी चाहता हूं मैं मिस कर गया, आप किस जगह पे ये मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हैं कि तजावीज दें? ये इलेक्शन कमिशन के पास होने चाहिए। लेकिन राणा साहब मेरा एक जाती गुजारिश भी है, सवाल भी है, जाहिर है सर, अगर आप कल नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आप कहते हैं कि ये फैसला हमारा होना चाहिए, खारजा पॉलिसी का फैसला हमारा होना चाहिए, कल नैब की तरमीम के मुज़ाकरात नैब के दफ्तर में तो नहीं होंगे, कानून आप बनाएंगे, नैब उस पर अमल दरामद करेगी, आप कानून बनाएंगे, इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करेगा, आप बनाए कानून, आप क्यों इदारों के हाथ में ये सब देना चाहते हैं? नहीं देखें काशिफ साहब, अगर नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लक बात होगी तो सिक्योरिटी से मुतल्लिका अदारे जो हैं वो तो बीच में शामिल होंगे सर। लेकिन तो ये मुज़ाकरात जीएचक्यू में होंगे या प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने चाहिए या आपकी सरफेस पे होने चाहिए मुज़ाकरात? देखें मामला ये है कि अब जब गवर्नमेंट और अपोजिशन के मुतल्लिक के माबैन एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो एक बेस बना लिया जाए, और जब वहां पे किसी बात पे कंसेंसस हो जाएगा तो वो लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट में ही होनी है, और जिस अदारे से मुतल्लिका भी बात हो, भले वो नैब के मुतल्लिका क्यों ना हो, तो उस अदारे को जो है वो उन चीजों में शामिल तो वो अदारा होता है, लेकिन नैब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है जिस तरह से जुडिशरी है या जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। सो ये आप रेफरी के तौर पर इलेक्शन कमीशन को रखना चाहते हैं? जी, हम इलेक्शन कमीशन को इसके तौर पे रखना चाहते हैं क्योंकि जब भी हम गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए बैठे हैं, भले जो है वो हम नेशनल सिक्योरिटी के अदारों की रिकमेंडेशन पे या रिक्वेस्ट पे हम इनके साथ बैठक में जो है वो लेजिस्लेशन के लिए इनके पास बैठे, इन्होंने जिस दिन बात हमारे साथ वहां पे मुकम्मल कर ली, ये भाग के आए पार्लियामेंट में और यहाँ पे आके इन्होंने तकरीर कर दी कि जी हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, और एक अजीब इन्होंने जो है वो एक बयानिया जो है वो बिल्ड कर लिया। तो इसलिए हम इनके साथ जो है वो बराह रास्त बैठने को इसीलिए तैयार नहीं है कि ये बाद में फिर कोई ना कोई कहानी बना के आ जाएंगे। ठीक, सो आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने चाहिए। बहुत शुक्रिया राणा सनाउल्लाह साहब। देखें बात यह है इलेक्शन कमीशन के सामने देखें बुनियादी चीज क्या है, इलेक्शन कमीशन ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इंतखाबात करवाने हैं। राणा सनाउल्लाह साहब क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम हो गया पार्लियामेंट से? क्या बात कर रहे हैं? जिस फोरम का आप हिस्सा हैं, जिसके आप नुमाइंदे हैं, आप हमें जमहूरियत का दर्ज देते हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम होने का दर्ज देते हैं, और आप अपने हाथ काट के अपनी पावर जो है किसी और के हवाले कर रहे हैं। इसी इलेक्शन कमीशन ने आरटीएस बनाया, आरटीएस का निज़ाम आया, उस आरटीएस के निज़ाम को लेकर आप 2.5 साल 3 साल हरफे तनकीद बनाते रहे इलेक्शन कमीशन को। आज आप इलेक्शन कमीशन को, भाई इलेक्शन कमीशन जिसने इंतखाबात करवाने हैं वो उस पार्ट का पार्ट हो सकते हैं, उसका हिस्सा हो सकते हैं, उसमें उनकी राय को शामिल किया जा सकता है, चाहे वो ईवीएम है, चाहे वो आई वोटिंग है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन हमें बताएगा कि ये कानून बनाना है, तो फिर इसका मतलब है कि पार्लियामेंट की तो वक्त खत्म हो गई। मुझे तो समझ नहीं आ रही है किस सोच का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, कर रहे हैं। देखें मामला क्या है, मामला बुनियादी तौर पे ये है कि कानून साजी पार्लियामेंट में करनी है। पार्लियामेंट में सुन लें, पार्लियामेंट में कलेक्टिव विजडम मौजूद है। पार्लियामेंट ने ही इलेक्शन एक्ट 2017 बनाया था, उसमें इलेक्शन कमीशन की राय को, उनके नुमाइंदगान को शामिल जरूर किया जा सकता है, उनको ऑन बोर्ड किया जा सकता है, और फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने के लिए हम हर कोशिश करने को तैयार हैं। यही इनकी तरफ से आती थी ना बात कि प्राइम मिनिस्टर साहब आकर हमें कहें, वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया, इससे पहले फ़खर हमाम साहब की सरबराही में कमेटी बनाई थी, मुतअद्दिद बार स्पीकर साहब ने राब्ता किया, सब ने किया। 16 अक्टूबर 2020 से पार्लियामेंट में ये बिल मौजूद था, उस वक्त ये तहरीकें चला रहे थे, अदम एतमाद कर रहे थे, लॉन्ग मार्चेस कर रहे थे, लेकिन आज भी अगर आना है तो ये जमहूरियत की मजबूती के लिए जरूरी है। ये आपका या मेरी किसी बिल का मामला नहीं है, ये किसी की जाती बिल का मामला नहीं है। हाँ, जब आप बैठें, आप मुज़ाकरात का एक पूरा तरीक़ेकार प्रोसीजर जो है वो तय कर लें, मैं उसके ऊपर चीजों को लेकर चलें, और आप इंतखाबी इस्लाहात पे स्पेसिफिकली बात करें, आप उसको कंडीशनल ना फिर करें किसी भी चीज के साथ, चाहे वो नैब हो, व्हाटएवर जो भी हो, उनके ऊपर आप अलग बात कर लें। आप जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं, तमाम कवानीन अलग हैं। ठीक, ये इंतखाबी सलाहत का मामला है। तारड़ साहब, असल मसला यह कि एक तो एक लार्जर कंसेंसस इस बात पे तो मौजूद रहा है पिछले 20-30 साल में, जो कि सबसे बड़ा उस कॉज को आप चैंपियन कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पॉलिटिशियंस फैसले करेंगे, कानून साजी यहां होगी, एग्जेक्टिव दूसरे फैसले करेगी, और बाकी इदारे अपनी डोमेन में रहते उन पर अमल दरामद करेंगे। सो ये बात तो हो गई। आपका इन्होंने जो बात कही, आपका जब कानून या जब भी आपने इस इंतखाबी इस्लाहात अपने दौरे हुकूमत में की थी, उसके लिए भी एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने फैसले किए,
उसी की रोशनी में कानून साजी हुई और 2018 के इलेक्शंस हो गए जिसके अंदर खामियां नजर आई और अब सब ये कह रहे हैं कि नई इस्लाहात होनी चाहिए। आप इस्लाहात से नहीं भाग रहे, फोरम से भाग रहे हैं। अगर 2000 जब भी आपकी हुकूमत थी 13 से 18 के दरमियान, जब आपकी कानून साजी आपने की है, अब ये इख्तियार आप किसी और को क्यों देना चाहते हैं? मेरा ख्याल है सारी डिबेट ही गलत है। आपको भी शायद इल्म नहीं है, ना फरूख साहब को इल्म है, राना साहब को भी शायद वो मिस कर गए। अगर आपको याद हो तो इंतखाबी इस्लाहात पे कमेटी के लिए स्पीकर साहब ने नाम मांगे थे। हम तो भाई नाम दे चुके हैं उसके अंदर। यानी जब ये सारी बुलडोज हुई लेजिस्लेशन और रात के 10 बजे पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी का नोटिस किया गया, सुबह मीटिंग बुला के उसको पास करवाया गया। सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात मैं आज करता हूं ना जी रिव्यू, और क्या मैं बोलूं जी, या मैं चला अच्छा वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात सिर्फ नहीं, लेकिन रिव्यू में सारा कुछ हो जाएगा ना। मैं आ रहा हूं ना जी उस तरफ। अगर आप मतलब लुकमे देना शुरू कर देंगे तो आप मेरे असिस्टेंट तो नहीं है ना भाई, आप वजीर हैं, आप अपनी बारी पे बात कर लेना, मुझे मुकम्मल तो कर लेने दो। अगर मुझे लुकमे देने हैं तो मतलब कोई और काम कर लेते हैं। नहीं मैं करेक्ट कर रहा हूं। जब नहीं मैं करेक्ट अपनी बारी से कर लेना ना मियां साहब, मैंने मुकम्मल कर लेंगे, मैं तो वो करेक्शन से ही आ रहे हैं। कोई बात नहीं कि जब ये सारे कवानीन जिसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस भी शामिल है, स्पीकर साहब ने जब नाम मंगवाए इस लेजिस्लेशन के रिव्यू के लिए तो हमने भी अपने नाम दे दिए। बाबर अवान साहब ने अब क्या किया, मैं समझता हूं कि आज वजीर आजम की जो स्टेटमेंट थी, जब ऑपोजिशन ऑलरेडी नाम दे चुकी है कि वो इंतखाबी इस्लाहात पे और बाकी लेजिस्लेशन पे बैठने को तैयार है और उसके ऊपर इन सारे लॉज को रिव्यू किया जाए और ऑर्डिनेंसेस को वापस लिया जाए, तो उसके ऊपर आज वजीर आजम साहब क्या ऑफर कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आई। अच्छा लेट मी ट्राई एंड अंडरस्टैंड। रुक आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस तो शुरू है, यही कह रहे हैं? शुरू है, बिल्कुल शुरू है। अब मेरी बात सुन ले, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। ये प्रोसेस शुरू है, बॉल इनके कोर्ट में है, नाम हमारे जा चुके हैं, उनकी तरफ से कोई अभी तक जवाब नहीं आया। मैं समझता हूं कि आज वजीर आजम की एक सियासी स्टेटमेंट थी, वो इस बारे में संजीदा नहीं है, क्योंकि अगर संजीदा होते तो आज अनाउंस करते कि जी ये ऑपोजिशन के नाम आए हैं, ये कमेटी हम फाइनल करते हैं। अब हुआ क्या, वो रिव्यू इसलिए हो रहा है, मैं मियां साहब की भी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूं कि वो रिव्यू इसलिए हो रहा है कि मामला नेशनल असेंबली से निकल के चला गया सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में। सेनेट की पार्लियामेंट्री अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी, जिसको ताज हैदर साहब हेड करते हैं, ये इंतखाबी इस्लाहात का बिल वहां पड़ा है। उसने अपनी रिकमेंडेशंस देने के बाद उसको सेनेट से मंजूर करवाना है, और अगर मंजूर ना हुआ तो वापस एनए के अंदर आ जाएगा। ये इस वक्त मामला चल रहे हैं। बाबर अवान साहब ने क्या किया, उन्होंने अंदर पार्लियामेंट के माना कि जी ये ठीक है कमेटी और इसको हम रिव्यू करेंगे, पब्लिकली कहा जी कोई कमेटी नहीं है। तो ये डबल गेम कोई चल रही है। हमें मैं एक सेकंड इसका जवाब ले लूं वजीर साहब से। डबल गेम कहते हैं जब एक और बात मेक सेंस। आपने कानून साजी कर दी, मामला सेनेट में चला गया, आपने कहा जी रिव्यू कर लेते, यही अरेंजमेंट था गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का, रिव्यू कर लेते हैं। उन्होंने अपने नाम दे दिए, कमेटी को नोटिफाई करें, आगे उनको काम करने दें। चीज क्या है, वो कमेटी तो स्पीकर साहब ने नोटिफाई करनी है, उसमें हुकूमती अरकान भी अपने नाम दे चुके हैं, इनकी जानिब से भी अगर आ गए हैं स्पीकर साहब नोटिफाई करेंगे। लेकिन फिर मैं कहूंगा वो जो कमेटी है वो सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात स्पेसिफिक कमेटी नहीं है। इनका एतराज ये था कि एक दिन में 21 कानून पास हो गए, उससे कबल एक रोज कबल 10 कानून पास हो गए। उसी में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट का भी कानून शामिल है। सुन लेना, उसमें जो उसका तरीकाकार था, जो उसका प्रोसीजर था, उसके ऊपर मामला था। अब इनमें से बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं जो असेंबली में 2019 से प्रेजेंट हुए थे, उनकी स्टैंडिंग कमेटियों की रिपोर्टें 2020 से आ चुकी थी, 1.5 साल 2-2 साल से वो बिल्स पड़े हुए थे। तो आप एक काम करें ना, एक कमेटी बनाएं, इन्होंने एक कमेटी बनाएं, वो सारी जो भी रिपोर्टें कमेटियों की होंगी उसमें जाएंगी। देखें आपके लोग बैठकर ये फैसला कर दें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वही मैं आपको कह रहा हूं, बड़ा आसान काम है। जिस तरह इन्होंने कही कि इनके नुमाइंदे आ गए हैं तो फिर उस पर क्या एतराज है। उस पर जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो राय चौधरी मंजूर साहब लेके गए हैं, इसका मतलब ये पीपल्स पार्टी के भी आगे होंगे, तो उनको फिर हम काम करने का मौका देते हैं ना, वो काम करें, काम करके चीजों को आगे लें। कमेटी को नोटिफाई कर दें, कमेटी अपनी अगर देखें, अगर इनकी तरफ से ये फाइनल है कि वही इनकी इंतखाबी इस्लाहात जो भी इन्होंने नाम दिए, मुझे नहीं पता क्या नाम दिए हैं, जो भी नाम इन्होंने दिए हैं वही इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर भी जो है वो बात करेंगे, तो ये स्पीकर साहब को फॉर्मली उसके ऊपर इंटीमेट कर दें, वो कमेटी बना देते हैं। देखें ये
इस तरह ना करें। स्पीकर साहब से जो अंडरस्टैंडिंग हुई वो यही हुई कि इंतखाबी इस्लाहात का पूरा बिल भी रिव्यू होगा, सिर्फ प्रोसेस नहीं। हमने तो नाम अकॉर्डिंगली दिए हैं। अब उसके बाद आप इसको सियासी तौर पे बिल्कुल उस पर चुप करके बैठ गए, उस पर आगे कोई ना फर्दर को नोटिस आया, ना वो कमेटी नोटिफाई हुई। आज वजीर आजम साहब ने बैक टू स्क्वायर वन बात शुरू कर दी, तो हमें तो इस हुकूमत में पता ही नहीं हमने बात किससे करनी है। नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं तारक साहब, एक सेकंड रुक जरूर। मैं समझना ये चाह रहा हूं, जो कमेटी का जिस जहां नाम दिए गए हैं वहां पर इंतखाबी कौन से नाम दिए गए पूछ लेना। पीपल्स पार्टी की तरफ से तो नवीद कमर का नाम आया हुआ है, जो हमारी इतलात तक है। मैं अपने नाम कर देता हूं, शायद कुछ बात करते हैं, फॉरन में कुछ करते हैं। शायद खाकान अब्बासी, शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम आ गया। शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम है, अयाज सादिक साहब का नाम है, राना सनाउल्लाह साहब का नाम है। तो ये नाम कम्युनिकेट हो चुके हैं। ये देखें, वो तो बात को इलेक्शन कमीशन की तरफ को ले गए पकड़ के। नहीं, इलेक्शन कमीशन एक स्टेक होल्डर है, उसको बिल्कुल इसमें वो कह रहे हैं उसको सुनना चाहिए, पर वो ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हेड टेबल पे बैठे, राइट साइड पे हुकूमत बैठे, लेफ्ट साइड पे अपोजिशन बैठे, उनका व्यू है, और हमारे मामला वैसे ये इनकी पार्टी में व्यू किसका मानना है ये भी तो बता देना। वो भी तारक साहब नोटिफाई कर दें प्लीज। किसका मैं आपको पार्टी की व्यू मानना है? राना सनाउल्लाह का मानना है, आपका मानना है, नहीं शाहिद खाकान का मानना है, राना साहब का व्यू बिल्कुल वो काबिल एहतराम है, बिल्कुल उनका व्यू बिल्कुल उस पर वेटेज है। मगर मैं ये कह रहा हूं, जब वो पार्टीज के दरमियान पार्लियामेंट में एक बात तय हो गई है तो आप कमेटी नोटिफाई कर देना। अगर कोई नहीं मानेगा हम ही एम्बैरेस होंगे, आप क्यों नहीं करते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जब एक बात तय हो गई तो उसमें आगे क्यों नहीं चल रहे। और देखें, मैं ये जरूर बात सर, एक ब्रेक के बाद बाकी बात गई। और मेरी इतलात ये है कि स्पीकर साहब को इन्होंने नाम देने से इनकार किया है। तारड़ साहब अगर दे रहे हैं नाम, मेरी नाम दिए, उन्होंने 3 नाम लिए। तारड़ साहब अगर नाम दे रहे हैं, कल को ये ना हो कि तलाल चौधरी है वो कि हमने कोई नाम नहीं ले ले। चले शहबाज की पेशी करवा दी थी इन्होंने। अगर असद कैसर साहब को कोशिश कर, मैं ब्रेक ले, माफी चाहता हूं, मैं एक ब्रेक ले लूं मेरे, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम है। एक ब्रेक लेते, कोशिश करते हैं असद कैसर साहब से पूछे कि क्या वाकई नाम दे दिए गए कि 3 नाम बता रहे हैं तारड़ साहब के 3 नाम मुस्लिम लीग नून की जानिब से उन कवानीन को रिव्यू करने के लिए जो हुकूमत ने पास किए हैं वो नाम दिए गए ताकि इनको रिव्यू किया जा सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाबी इस्लाहात और वो जो कमेटी जिसके लिए नाम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, मिनिस्टर साहब के पास कोई इंफॉर्मेशन है इस हवाले से? जी देखिए, मेरा अभी जो है वो राब्ता हुआ है उनसे। जो कमेटी है ना, जो पहले बात हो रही थी, वो बिल्स के हवाले से 3 रुकनी नाम जो है वो ज़रूर आए हैं PMLN की तरफ से। ओवरऑल जो बिल्स का मामला था जिसपे इनको ये एतराज़ था जी कि बुलडोज कर दिए गए हैं वाहन की कार्रवाई के हवाले से, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आए हैं। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला है ये एक अलहदा मामला है और ये एक बड़ा मामला है ना, इसके ऊपर आपने बैठना है। स्पेसिफिकली जो भी इनके लोग हैं वो उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ ये कंफर्म कर दें कि इनकी तरफ से नाम कंफर्म्ड हो जाए कि बड़ी हेवीवेट कमेटी है, यही कमेटी इस्लाह करेगी, हमें तो कोई एतराज नहीं है जी। उनकी तरफ से नवीद कमर का नाम आया हुआ है, जो मेरे पास इतलाह। यार सुने ना, अब वो कह रहे हैं इसी को इस्लाहत कमेटी बना। अंग्रेजी में रिव्यू कहते हैं बिल्स का, तो उसको उर्दू में क्या कहते हैं? अब रिव्यू क्या होगा? बिल का कोई ये तो नहीं करना कि उसके कोई कॉमा फुल स्टॉप ठीक करने हैं। एक बिल है, उसमें आपने उसकी शिकें रिव्यू करनी है ना जी। तो हमने तो इसी सोच के मुताबिक नाम दिए हैं और इस पे डिलिब्रेशन हुई है। मैं उस मीटिंग में था जिसमें ये फैसला किया गया। तो जब आप बिल को रिव्यू करेंगे तो उसमें इंतखाबी इस्लाह तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा भाई मेरे। तो वो अब बॉल आपके कोर्ट में है कि आप जब उस कमेटी को नोटिफाई करते हैं तो उसके TOR में क्या लिखते हैं। और ये मेरी देखे ना, हमारी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे हैं कि आप अपनी कमेटी का TOR क्या बनाते हैं। तारड़ साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि अगर जो TOR बनाएंगे उसके टेक्निकल बात है। तो यही कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड रिव्यू ऑफ ऑल अदर बिल्स, अगर आप इसको नोटिफाई ऐसे करेंगे तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी भी बन जाएगी। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। पहली कमेटी जो है, जो पहली कमेटी है, जब रिव्यू की बात आई उसके वो तमाम तरीक़ेकार का भी जायजा लेंगे ना। क्या है, जो बिल्स कौमी असम्बली से पास हो चुके हैं उन बिल्स को किस तरीके से, किस मामले में किस तरह देखा जा सकता है, उसमें प्रोसीजर्स क्या हैं, उन तमाम चीज़ों का जायजा लेना है। और वो कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली नोटिफाई कर चुके हुए हैं। अब उसमें देखना है क्या उसके TORs में इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर मुज़ाकरात, बाकी चीजें भी शामिल हैं या नहीं शामिल हैं। प्रोग्राम कर दिया, हमें ये पता नहीं है कि इंतखाबी इस्लाहात पे जो कमेटी वो जो है मामले का ये हाल वो है। कौमी असेंबली के सेक्रेटरीट से सारी चीज पता चल जाएगी।
सामने आ आज जाएगी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने तकरीर कर दी, हमें ये नहीं पता कि उस कमेटी क्या कर रही है। नहीं देखें ऑब्जेक्टिवली देखें, there you go, देखें ये मामला ऑब्जेक्टिवली देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए इनको दावत दे दी, उसके ऊपर अब आपने इन्होंने आना है, इनके रैंक्स की तरफ से कंफ्यूजन नहीं है। मुझे जो समझ आई है ना, पार्टी का नुमाइंदा आता है वो कहता है जी अच्छा पहले कर लेते बाद में कर लेते। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में चले जाएं। क्लैरिटी तो इनके माइंड में नहीं है, हमारे माइंड में तो clarity है। मुझे लेकिन तारड़ साहब, मुझे जो बात समझ में आई है ना, आखिरी बात, हाँ जी क्विकली तारड़ साहब, आखिरी बात 10 सेकंड। अब जो बिल्स थे उसमें फैसल वाडा साहब वाला इशू था कि उनको बैक डेट में उनकी रुकनीयत को बहाल करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये सारे मामलात हमने नहीं ना देखे ना, इलीगैलिटी वंस कमिटेड इज एन इलीगैलिटी। ये नहीं हो सकता कि आप इलीगैलिटी खत्म कर दें। प्रॉब्लम सिर्फ ये है। सर अब मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, मैं बड़ी माफी चाहता हूं, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। लेकिन जो मुझे बात समझ आई, प्राइम की तकरीर क्यों कराई गई कि ऑपोजिशन कहती थी ये बात नहीं करना चाहते, एनआरओ के नारे लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऑफिशियल फॉरन अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।